जब हम दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स को कंबाइन करते हैं, या ऐसा मान लो, या ऐसा कह सकते हैं कि जब हम न्यूक्लियॉन्स को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके एक न्यूक्लियस बनाते हैं, कंबाइन करके एक न्यूक्लियस बनाते हैं, तो जो न्यूक्लियस बनता है, जो एक एक्चुअल न्यूक्लियस बनता है, उसका मास, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो एलिमेंट्स उस न्यूक्लियस को बनाने में काम आ रहे हैं, उनके मास के सम से कम होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस फॉर्म्ड बाय द formed by bringing protons and neutrons, by bringing protons and neutrons together, the mass of the nucleus formed is less than the mass of summation, sum of the masses of constituents protons and neutrons। मतलब ये है कि हमारे पास हमने न्यूक्लियस बनाया हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलाकर। इन दोनों का जो मास था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, है ना, उस मास को हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड मास। हमारे पास एक मास होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड मास ऑफ द न्यूक्लियस। ये वो मास है जो कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलाकर न्यूक्लियस बनाया जा रहा है, यानी कि प्रोटॉन का मास ZMP प्लस न्यूट्रॉन का मास यानी कि A माइनस Z इंटू Mn, A minus Z into Mn। Here Mp is mass of proton और Mn है जो है वो है मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, एक होता है एक्चुअल मास, जो मैं कह रहा हूं कि कम है, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, उसको लिखा हमने कैपिटल Mn से, कैपिटल Mn। और ये जो मास है ये है मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो ऑब्जर्व्ड मास है ये ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, एक्चुअल मास के कंपैरिजन में। क्यों ज्यादा होता है उसको थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों मास में एक डिफरेंस होता है, उस मास का जो डिफरेंस है उसको हम नाम देते हैं डेल्टा M, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड मास और माइनस एक्चुअल मास। ऑब्जर्व्ड मास माइनस एक्चुअल मास जो है, इस मास को हम क्या नाम देते हैं, मास डिफेक्ट नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट। इस मास को हम क्या नाम देते हैं, मास डिफेक्ट। यहां तक क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है? तो मास डिफेक्ट आ गया हमारे पास। इस मास को हम क्या नाम देते हैं, मास डिफेक्ट नाम देते हैं। ठीक है, अब मास डिफेक्ट के साथ एक चीज जुड़ी होती है जिसको कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। मास में ये जो डेविएशन आ रहा है, मास के अंदर जो ये डेविएशन आ रहा है, इस डेविएशन को शो करने के लिए, इस डेविएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हम एक फ्रैक्शन का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है जो मेरे पास वो है पैकिंग फ्रैक्शन।
पैकिंग फ्रैक्शन। ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, जो मास में डिफरेंस है इसको हम शो करते हैं एफ से। ये बराबर होता है डेल्टा एम ओवर ए। डेल्टा एम क्या है, जो मास में डेविएशन आया। मास में डेविएशन आया मतलब जो ऑब्जर्व्ड मास है और जो एक्चुअल मास है उसका जो डिफरेंस आया उसको ए के साथ हमने फ्रैक्शन निकाला, तो उसको हम नाम देते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, अगर मैं उसको और डिफाइन करूं तो एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास का मतलब है ये पूरा का पूरा एटम है जो न्यूक्लियस से भी मिलकर बना है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो ये पूरा जो एटम है इसका जो मास है इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। तो डेविएशन ऑफ एटॉमिक मास फ्रॉम होल नंबर वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड, डेविएशन ऑफ एटॉमिक मास फ्रॉम होल नंबर वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। और इसको हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर। तो ये क्या होगा, m माइनस ए ओवर ए। यहां जो m है ये वाला m, इस मास को हम नाम देंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और ये जो होगा ये होगा मास नंबर, मास नंबर। तो इनमें जो डिफरेंस है इसको हम नाम देते हैं पैकिंग फ्रैक्शन से। इसको हम नाम देते हैं किससे, पैकिंग फ्रैक्शन। ये है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जितनी कम होगी, पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जितनी कम होगी न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा। पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जितनी कम होगी न्यूक्लियस उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। इसको हम और तरीके से भी शो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बनेगा, एफ ए, और यहाँ क्या बनेगा, m माइनस ए। इसको अगर मैं इधर ले जाऊँ ट्रांसपोज कर दूँ तो ये बनेगा a, और ये क्या बनेगा 1 प्लस एफ इक्वल्स टू ए। तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन और बन रहा है, m मतलब एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसके बराबर हो गया, 1a प्लस एफ। ये रिलेशन भी कई बार आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये दोनों ही आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात। क्या चक्कर है, चल क्यों नहीं रहा है, 10 पावर 4 के ऑर्डर में। और यहाँ लिया है मैंने मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर ए, और ये पैकिंग फ्रैक्शन है ये। इसकी जो वैल्यू है इसकी रेंज ले रखी है मैंने 10, फिर इसकी वैल्यू ली हुई है मैंने 20, यहाँ वैल्यू ली हुई है 30, और ये वैल्यू ली हुई है 40। सिमिलरली यहाँ पर मैंने एटॉमिक मास नंबर ले लिया 40, ये 60, 80, 100, 120, 140 को आगे बढ़ा दिया, 160, 180, और ये 200। ये ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर आ गया 20, ये 20, तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से चला। ये पहले ऐसे सीधा चला और फिर यहाँ पर 20 पर आने के बाद ये इस तरह से गया ऐसे, फिर यहाँ पर 56, ये 56 पे इसकी वैल्यू मिनिमम हुई, फिर ये इस तरह से चला, और ये इस तरह से गया। यहाँ एक वैल्यू आई है, ये है ऑक्सीजन 16। यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर ये एक वैल्यू ये है इस तरह से। यहाँ पर है 2He4, 2He4। यहाँ पर है कार्बन C612, और ये है ऑक्सीजन। और यहाँ इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, कितनी हो गई, 26 Fe56। तो ये ग्राफ बन गया हमारे बीच में हमारे पास। और ये जो ग्राफ आया है ये ग्राफ किस किस के बीच में है, पैकिंग फ्रैक्शन के और एटॉमिक नंबर के बीच में, ठीक है। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता लग रहा है, देखो यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास है जिसकी वैल्यू 20 से कम है, और 20 से 180 की रेंज ये है, और 180 के बाद ये,
तो लाइटर न्यूक्लियाई मतलब जिनका एटॉमिक मास 20 से कम है, उनका जो पैकिंग फ्रैक्शन है बहुत हाई है, मैक्सिमम है उनका पैकिंग फ्रैक्शन। और मैंने आपको कहा कि पैकिंग फ्रैक्शन यदि हाई होगा तो जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होगा, और पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू यदि कम है तो न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। पैकिंग फ्रैक्शन का हाई होने का मतलब है कि जो उसका एटॉमिक मास है और जो मास नंबर है उसके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, डेविएशन बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा अनस्टेबल होगा यानी कि पैकिंग उसकी प्रॉपर नहीं होगी। तो यहाँ से हमें कुछ पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं जो आपको याद भी रखने हैं। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि फॉर लाइटर न्यूक्लियाई वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इज वेरी हाई, thereby the nuclei of mass number less than 20 mass number less than 20 are highly unstable, यानी कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 20 से कम होगा वो क्या होंगे, हाईली अनस्टेबल यानी कि A लेस देन 20 वाले जो न्यूक्लियाई है वो क्या होंगे, हाईली अनस्टेबल होंगे। फिर आप देख रहे हो जैसे जैसे एटॉमिक मास की वैल्यू बढ़ रही है तो जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक्सेप्ट द वैल्यूज ऑफ हीलियम एंड कार्बन as atomic mass increases, atomic mass number increases, packing fraction goes on, packing fraction decreases, except the helium 2He4 एंड कार्बन 6C12 और कार्बन हीलियम को छोड़ दे तो उसके अलावा इनकी वैल्यू लगातार क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इट बिकम्स जीरो एट ऑक्सीजन, इट बिकम्स जीरो एट 8O16, इट बिकम्स जीरो एट 8O16, और जीरो के बाद इसकी वैल्यू लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, माइनस में चली गई। और माइनस में कहां से कहां तक चली है, 20 से लेके और 180 के तक, ये कहां तक चली है, माइनस में चली है। ठीक है, एज वी कैन सी दैट F has the negative value, F has negative value between atomic mass between 20 to 180, 20 से लेके 180 तक इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया कि इस रेंज के अंदर जो न्यूक्लियस होंगे वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। hence nucleus in this range are more stable, इस रेंज में जो भी न्यूक्लियस होंगे वो मोर स्टेबल होंगे। सबसे कम वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगी न्यूक्लियस की पैकिंग फ्रैक्शन की इस रेंज में वो होगी Fe56 के लिए, फेरस के लिए, लोहे के लिए, है ना। सबसे कम वैल्यू जो होगी न्यूक्लियस की इस रेंज में वो होगी Fe56 की, और Fe56 जो होगा वो हाईली स्टेबल क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ F is for Fe56, so it is the highly
स्टेबल न्यूक्लियाई, स्टेबल न्यूक्लियाई। 56 के बाद जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज होनी चालू हो जाएगी, परंतु स्टिल ये नेगेटिव रहेगा तो न्यूक्लियस स्टेबल रहेंगे। और जैसे ही ये 180 को क्रॉस करेगा, यानी कि जैसे ये एटॉमिक मास 180 के ऊपर जाएगा तो वापस से जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो न्यूक्लियस है वो वापस से अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बियॉन्ड द 180, बियॉन्ड द when atomic mass is greater than 180, packing fraction again increases. So nuclei of mass number greater than 180 are also unstable, तो यहां से हमें तीन चीजें मिली कि जब एटॉमिक मास लेस देन 20 होगा और एटॉमिक मास ग्रेटर देन 180 होगा तो इस रेंज में जो न्यूक्लियस है वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनका जो पैकिंग फ्रैक्शन है या तो वो हाई होगा, हाई, और उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। जबकि जब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास किस रेंज में, 20 से और 180 की रेंज में, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। जो एफ है पैकिंग फ्रैक्शन उसकी वैल्यू लो होगी और कौन सी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इसमें। मिनिमम वैल्यू जो होगी वो किसके लिए होगी, वो होगी Fe56 के लिए। Fe56 के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू मिनिमम होगी, जहां पर जो न्यूक्लियाई है सबसे ज्यादा किस पोजीशन में होगा, स्टेबल पोजीशन में होगा। यहां तक बात क्लियर है? चल तो रहा है यार। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ये हो गया हमारा पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन के किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी में मैं डिस्कस करूं फर्दर बाइंडिंग एनर्जी को। उसके पहले मैं एक बार मास डिफेक्ट को वापस डिस्कस कर लूं। मास डिफेक्ट मैंने आपको कहा कि जब हम एक न्यूक्लियस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियस को बना रहे हैं, तो न्यूक्लियस को बनाने के लिए हमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांधना पड़ रहा है, उसको पास लाना पड़ रहा है। उनको पास लाने के बाद, उनको बाइंड करने के बाद न्यूक्लियस बन रहा है। हमने ये देखा कि जो न्यूक्लियस बना, उस न्यूक्लियस का मास, वो दोनों जो हैं यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनके मास के समेशन से कम रह जाता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ मास में डिफरेंस है। तो वो जो मास का डिफरेंस है वो कहाँ चला जाता है, उसकी बारे में मैंने आपको कहा था कि अभी हम इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि ये जो मास में डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है। अब ये जो मास में डिफरेंस आ रहा है, जब हम एक न्यूक्लियस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियस को कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जब हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को आपस में बाइंड कर रहे हैं, तो बाइंड करने पर जो ऑब्जर्व्ड मास है वो एक्चुअल मास के कंपैरिजन में ज्यादा आ रहा है। तो कुछ मास का जो डिफरेंस आ रहा है, वो मास का जो डिफरेंस है वो कहाँ जा रहा है, उन न्यूक्लियस को बांधने के लिए, उस न्यूक्लियस को बांधने के लिए जो एनर्जी लग रही है, उस एनर्जी को लिबरेट करने में वो जो मास काम आ रहा है, तो वो मास जो है वो एनर्जी के फॉर्म में जा रहा है। जो मास का जो डिफरेंस आ रहा है वो मास कहाँ गायब हो रहा है, वो जो एनर्जी कंस्ट्रक्ट हो रही है न्यूक्लियर को बाइंड करने में, न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए, तो वहां पर वो मास जो है वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो द मास ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी released during binding of neutron and proton to construct a nucleus is known as
इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। इसको बांधने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी कह रहे हैं। हमने ये बात की कि जो ऑब्जर्व्ड मास है वो एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस से ज़्यादा है, तो वो डिफरेंस ऑफ मास जो है, वो डिफरेंस ऑफ मास वो कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। एज वी नो ऑब्जर्व्ड मास is more than actual mass of the nucleus, actual mass of the nucleus, hence deviation of this mass is accounted for by the conversion of part of mass energy, conversion of part of mass energy of the particles into the energy of binding, यानी कि जो मास कन्वर्ट हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कौन सा मास, जो मास आया था डेल्टा एम, तो डेल्टा एम जो मास आया वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। तो ये मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में, और ये जो मास कन्वर्ट हुआ इसको हमने नाम दे दिया बाइंडिंग एनर्जी। इस मास को हमने क्या नाम दे दिया, बाइंडिंग एनर्जी। और ये जो डेल्टा एम है, इस डेल्टा एम की वैल्यू क्या थी, इस डेल्टा एम की वैल्यू थी जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस कैपिटल एम एन का मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, तो ये तो आ गया मास डिफेक्ट। अब बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड, ये हो गया एम एन माइनस कैपिटल एम एन। तो यहां से हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ये जितने भी है मास जो लिखे हुए हैं ये मास है न्यूक्लियर मास, mn जो है वो मास है किसका, न्यूक्लियस का मास। mn जो मास है वो किसका मास है, न्यूक्लियस का मास है। अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है यहां से mn की, है ना, यहां तक बात क्लियर है, पहले ये बताओ यहां तक क्लियर है क्या। ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने बीई बराबर सी स्क्वायर जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम एन, इसको अब मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं। और इस फॉर्मूला को जब मैं रीअरेंज करके लिखूंगा तो यहां बनेगा बीई अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वैल्यू बनेगी जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम एन। कैपिटल एम एन की जो वैल्यू है अगर मैं निकालना चाहता हूं, कैपिटल एम एन की वैल्यू, एम एन का मतलब है मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो ये वैल्यू किसके बराबर बनेगी, ये बनेगी जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस बीई अपॉन सी स्क्वायर, बाइंडिंग एनर्जी पर सी स्क्वायर, यानी कि ये मास इक्विवेलेंस है। अब एज वी नो दैट द मास ऑफ एटम का मास मेरे को अगर निकालना है एटॉमिक मास, तो अगर मेरे को एटॉमिक मास निकालना है तो एटॉमिक मास को मैंने लिखा m से, और वो एटॉमिक मास m किसके इक्वल होगा, वो होगा मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जितना प्रोटॉन नंबर है उतना, और इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से mn की वैल्यू अगर यहां पर डाल देता हूं, mn की वैल्यू यहां पर अगर सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो ये क्या बनेगा, जेड एम पी प्लस जेड एम ई प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस बी ई अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया, मास ऑफ एटम। अब क्योंकि हाइड्रोजन जो है यहां से मैंने कॉमन लिया Z,
ये बन गया मास ऑफ प्रोटॉन और प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन और बाइंडिंग एनर्जी पर सी स्क्वायर। अब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बन जाता है, हाइड्रोजन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं जेड एम इंटू एच मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर सी स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है, ये है एटॉमिक मास। तो यहां से ये वैल्यू किसकी आई, एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास। यहां पर जो एम एच लिखा है ये क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर जो ये वाला मास है ये किसका मास है, न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर मास। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कौन सा मास दिया है। अगर आपको एटॉमिक मास दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। मेरा कहने का मतलब है अगर आप एटॉमिक मास की जब सॉल्व करोगे, एटॉमिक मास के लिए सॉल्व करोगे तो बाइंडिंग एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, इसको वापस से रीअरेंज करोगे, इसको वापस से रीअरेंज करोगे तो ये लिखा जाएगा बी अपॉन सी स्क्वायर और ये बनेगा कितना, जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम और बी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी स्क्वायर जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम। अब ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक मास, इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक मास। ये फॉर्मूला है एटॉमिक मास के फॉर्म में या एटॉमिक वेट भी बोल सकते हो। जबकि ये वाला जो फॉर्मूला है ये है बाइंडिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर मास, बाइंडिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर मास। तो ये जो फॉर्मूला है ये है न्यूक्लियर मास के फॉर्म में और ये जो फॉर्मूला है ये है एटॉमिक मास के फॉर्म में। क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो आपको ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा आपको मास दिया है। अगर आपको न्यूक्लियर मास दिया है तो आप न्यूक्लियर मास का वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अगर आपको एटॉमिक मास दिया है तो आप एटॉमिक मास वाला फॉर्मूला का यूज करोगे। जब एटॉमिक मास वाला फॉर्मूला का यूज करोगे तो उस केस में हाइड्रोजन का मास आपको कंसीडर करना पड़ेगा, इक्वल्स टू डेल्टा एम ओवर सी स्क्वायर। पैकिंग फ्रैक्शन इज नोन एज डेल्टा एम ओवर सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट अपॉन सी स्क्वायर को मैंने पैकिंग फ्रैक्शन लिखा था, ठीक है। नहीं ए को सॉरी गलत लिख रहा हूं यहां पर। पैकिंग फ्रैक्शन था हमारे पास ये वैल्यू डेल्टा एम अपॉन ए, डेल्टा एम ओवर ए, ये वैल्यू हमारे पास थी पैकिंग फ्रैक्शन की। अब पैकिंग फ्रैक्शन को यदि मेरे को बाइंडिंग एनर्जी के साथ सिचुएट करना हो और हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी वो है डेल्टा एम सी स्क्वायर। यदि मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूं स्मॉल ए से, एटॉमिक मास से मैं इसको डिवाइड कर दूं बाइंडिंग एनर्जी पर ए और यहां पर भी मैं लिख दूं डेल्टा एम ओवर ए और इसको लिख दिया सी स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास ये डेल्टा एम ओवर ए ये बन जाता है पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहां से मेरे पास एक नई टर्म आती है, नई टर्मिनोलॉजी आती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पीई पर न्यूक्लियन। ये किसके बराबर हो जाती है, ये बराबर हो जाती है एफ सी स्क्वायर। पीई पर न्यूक्लियन ये किसके इक्वल हो जाती है, एफ सी स्क्वायर। और बीई पर न्यूक्लियन जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is also known as average binding energy, is also known as average binding energy, average binding energy। इसको हम एक और नाम देते हैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। और ये है बहुत काम की चीज क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सॉरी, इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनता है जिससे कि हमें ये पता लगता है कि कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। तो इनके बीच में कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है जो मैं वापस से बना रहा हूं, जिस तरह से मैंने एक ग्राफ बनाया था किसके बीच में, मैंने पैकिंग फ्रैक्शन के बीच में और एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ बनाया था। सिमिलरली मैं एक ग्राफ बना रहा हूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक मास के बीच में। और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जिस तरह से कुछ पॉइंट्स हमने नोट डाउन किए पैकिंग फ्रैक्शन के लिए कि कब
न्यूक्लियस स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन इस ग्राफ से मिलने वाली है। तो यहाँ पर ले लिया मैंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाई एक्सिस पर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यहाँ पर ले लिया मैंने वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया मैंने एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के लिए जो मैंने वैल्यूज चलाई वो चलाई 10, फिर यहाँ पर लिखा मैंने 20, यहाँ पर हो गया 40, 30, सॉरी 10 के गैप पे चला रहा हूँ। ये हो गया 30, ये 40, 50, 60, 70, कहाँ तक जाना है, 80, 90, और इसको मैं सीधा पहुंचा रहा हूँ 180, 180, और 180 के बाद मैं इसको ले जा रहा हूँ 230 तक, 230। और ये जो वैल्यू है ये मैंने काउंट की है 1 2 3 4 5 6 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये जो वैल्यू है ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से चलेगा, यहां से ये ग्राफ चला ऐसे 10 की रेंज में, पहले इसको यहां से ऐसे बढ़ाया मैंने, ये इस तरह से चला, ये पीक आ गया 7 8, यहां पीक आया होगा, एक मिनट रुको, ये आ गया एक पीक, फिर ये शार्प एकदम नीचे आया इस तरह से, और ये कहाँ है 10 से 20 की रेंज में ही है, यहीं पे ये शार्प नीचे आया इस तरह से, फिर ये फिर ऊपर गया ऐसे, फिर ये वापस नीचे आया इस तरह से, फिर ये ऊपर गया 8 के आसपास पहुंच गया, हाँ, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है 8.56, फिर ये नीचे आ गया इस तरह से, और अब ये इस तरह से फ्लैट हो गया। यहाँ कुछ पीक्स मिले हमें, ये है He हीलियम, ये वाला पीक जो है ये है बेरियम Be8, ये है कार्बन, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये Mg है, और यहाँ पर है Fe 56, उसके बाद ये वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है। इस तरह का ये हमारे पास ग्राफ बना, यहाँ पर ये है Li लिथियम, ये है बेरियम, ठीक है, और ये है नियोन, ये है नियोन। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बन गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और एटॉमिक मास के बीच में। ये ग्राफ समझ में आ रहा है क्या, ग्राफ दिख रहा है ये जो ग्राफ है ये शो हो रहा है प्रॉपरली? ये ग्राफ प्रॉपरली शो हो रहा है क्या? ठीक है, देखो अब इस ग्राफ में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिल रही होंगी। इंफॉर्मेशंस क्या मिल रही है कि इनिशियली जब एटॉमिक मास 10 है, 20 है, 30 है, जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। सबसे पहली चीज जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो क्वांटिटेटिव मेजर है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई का। एक न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी कौन बताता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये वैल्यू जितनी कम होगी न्यूक्लियस उतना ही कम स्टेबल होगा। ठीक है, इनिशियली जब हम इस कर्व को देखते हैं तो हमें देखने पर मिलता है कि जब न्यूक्लियस जो एटॉमिक मास नंबर है, या जब हीलियम की बात करें तो हीलियम के केस में पहला शार्प पॉइंट हमें देखने को मिला हीलियम के केस में। यहां पर सबसे पहला पीक देखने को मिला
उसके बाद एकदम से ये नीचे गिर गया, फिर वापस से पीक उठा बेरियम पर, फिर नीचे आया, फिर ये कार्बन पर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऑक्सीजन पर गया, फिर नीचे आया, फिर Mg पर गया। तो इस तरह से लगातार इसमें पीक्स बन रहे हैं कुछ। उसके बाद इसने एक यूनिफॉर्म पैटर्न जो है वो ऑब्टेन किया, फिर इसकी वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू मिली हमें फेरस 56 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हुई, और उसके बाद लगातार ये क्या करने लगे, डिक्रीज होने लग गया। उसके पहले थोड़ा सा ये फ्लैट हुआ, स्लाइटली फ्लैट हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हीलियम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो हीलियम का लिखा जाएगा 2He4। यदि आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो बेरियम का, बेरियम पे, तो Be का क्या लिखा जाएगा 4Be8। फिर अगर आप कार्बन का लिखते हो तो कार्बन का लिखा जाएगा 6C12। फिर अगर आप ऑक्सीजन का लिखते हो तो ऑक्सीजन का लिखा जाएगा 8O और 16, 8O16। उसके बाद अगर आप Mg का देखते हो तो Mg में आएगा 12Mg और 24। तो यहां पर जो ये है, ये एटॉमिक मास जो है किस प्रोपोर्शन में चल रहे हैं, 4n, जिनमें लगातार हमें शार्प पीक्स देखने को मिल रहे हैं। ये किस जो ऑर्डर में चल रहे हैं, 4n, एटॉमिक मास 4n, जहां n की वैल्यू है 1 1 2 3 एंड सो ऑन। जहां n की वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पर 4 आया, 4 आया, n की वैल्यू 1, फिर यहाँ पर n की वैल्यू 2 हमने सब्सटीट्यूट की तो आ गया 8, फिर n की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट की तो बन गया 12, फिर n की वैल्यू 4 तो यहाँ पर 16, फिर n की वैल्यू 5 रखेंगे यहाँ पर आ जाएगा कितना 20, फिर n की वैल्यू 6 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24। तो इस तरह से n की वैल्यू के हिसाब से जो शार्प पीक पॉइंट्स है वो मेरे को इस तरह से मिल रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे के लिए याद रखनी है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो इन्फॉर्मेशन जो भी हमें मिल रही है यहाँ से वो हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट हमें ये सीधे सीधे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी, कहाँ पर जो एवरेज वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये हमें पूछा जाएगा। तो अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो इस कर्व से मिलती है उसको मैं लिख रहा हूँ। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से हमें वो मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स गिव्स अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज द मेजर ऑफ क्वांटिटेटिव स्टेबिलिटी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज द क्वांटिटेटिव measure of stability, measure of stability of nucleus. Higher the value of binding energy per nucleon, higher the stability of nucleus. Lower the value of binding energy per nucleon, lower the stability of nucleus. Higher the Be by A, higher the stability, higher the stability। जितना ज़्यादा ये हाई होगी उतनी ज़्यादा हाई स्टेबिलिटी होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या निकला दूसरा पॉइंट निकला जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो स्लोली वेरी कर रही है, धीरे धीरे वेरी कर रही है। फॉर लाइटर न्यूक्लियाई मतलब हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, इनके लिए ये स्लोली वेरी कर रही है और ये एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। जैसे ही एटॉमिक मास 20 से ज़्यादा होता है, एटॉमिक मास 20 से ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू और धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगी और ये एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एटॉमिक मास 56। ठीक है, तो फॉर लाइटर न्यूक्लियाइज Be per nucleon increases rapidly, rises rapidly with A attaining a value of lump sum 8 mega electron volt per nucleon. Third, for atomic mass greater than 20,
BE per nucleon increases slowly, attain a maximum value at A56 यानी कि फेरस, अटेनिंग अ मैक्सिमम वैल्यू एट A56 ऑफ लमसम वैल्यू है 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, अटेनिंग अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन एट A56। उसके बाद यहां से हमने इस कर्व में देखा कि 20 से और यहां इसके बाद और 180 तक इसमें बहुत स्लो वेरिएशंस हुए ना, ये पहला थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद ये लगभग क्या चला, कांस्टेंट चला। तो एटॉमिक मास की जो वैल्यू 20 से और 180 के बीच में है, तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व है वो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट चला, और इसने अपनी एवरेज वैल्यू जो यहां पर निकाली वो कितनी निकाली, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो इन द रेंज ऑफ एटॉमिक मास 20 से 180 BE पर न्यूक्लियन कर्व is almost constant, curve is value per nucleon is 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन ये है कि 20 से 180 के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसकी जो वैल्यू है वो लगभग क्या रहती है, तो वो क्या रहती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। 20 के पहले ये शार्प, 20 के पहले एटॉमिक नंबर बिलो 20, इसकी जो वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की रैपिडली इंक्रीज होती है, ये रैपिडली इंक्रीज होता है बिलो A20, बिलो A<20 पे एकदम से इंक्रीज होगा, 8 वैल्यू अटेन करेगा, उसके बाद 20 के ऊपर ये स्लोली वेरी करेगा, इंक्रीजेस स्लोली, फिर 20 से 180 में इसका वेरिएशन होगा कुछ, और उसके बाद ये स्ट्रेट हो जाएगा, लगभग स्ट्रेट हो जाएगा और अपनी एवरेज वैल्यू देगा 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। यहां तक क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर है क्या? अब उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बोला लाइटर न्यूक्लियाइज के लिए, लाइटर न्यूक्लियाइज लाइक हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, इनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व है उसमें शार्प इंक्रीज मिल रहे हैं। शार्प इंक्रीज कहां पर मिल रहे हैं, जब एटॉमिक मास की वैल्यू जो है 4n के मल्टीपल में है, 4n, जहां पर n की जो वैल्यू है वो इंटीजर है, 1 2 3 एंड 4, इस तरह से हम देख रहे हैं। तो यहां पर हमें जो एटॉमिक जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इसमें हमें शार्प इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और ये शार्प इंक्रीज हमें कहां पे मिल रहे हैं, इवन नंबर्स पे मिल रहे हैं, है ना। यानी कि अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो हीलियम 2He4 है जिसमें प्रोटॉन भी 2 हुए और जो न्यूट्रॉन है वो भी 2 हुए। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन में 6C12 है, तो उसमें प्रोटॉन भी 6 हो गए और न्यूट्रॉन भी 6 हो गए। तो इवन प्रोटॉन और इवन न्यूट्रॉन के ऊपर जो हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो क्या मिल रही है, मैक्सिमम देखने को मिल रही है जब हम लोअर न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं। तो फॉर लोअर न्यूक्लियाइज, फॉर वेरी लाइट न्यूक्लियाई, there are rapid fluctuations
देयर आर rapid fluctuations in the value of binding energy per nucleon in particular peaks in the binding fraction curve are observed in the binding fraction curve are observed for even nuclei for even nuclei का मतलब है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन नंबर में हो। एग्जाम्पल के लिए 2He4, फिर Be8, फिर C12, फिर ऑक्सीजन 16, फिर Mg24। तो यहां पर प्रोटॉन भी इवन है और जो न्यूट्रॉन है वो भी इवन है, यानी कि जो इनका एटॉमिक मास है, फॉर विच एटॉमिक मास किसके मल्टीपल में चल रहा है, 4n के मल्टीपल में चल रहा है, वेयर n इज 1 2 3 एंड सो ऑन, इंटीजर है। n क्या है, इंटीजर है। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? अब एक चीज देखो कि जो मैंने कर्व बनाया है ये, इसमें ये पॉइंट शो के यहां पर पीक दिख रहा है, यहां पर पीक 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 है। इसी तरह से कुछ पॉइंट्स और हैं, कुछ एटॉमिक मास नंबर और है जिन पर भी पीक्स बनेंगे, पर उनकी वैल्यू जो ये इवन न्यूक्लियाई बने हैं, इवन मतलब जिनमें एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर दोनों सेम है, उससे थोड़ी सी कम वैल्यू है। ठीक है, उससे थोड़ी सी कम वैल्यू है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देर आर सम एटॉमिक मास नंबर at which Be per nucleon attains a peak similar to above, but with slightly lower value, values। और वो कौन कौन से नंबर है, वो नंबर हैं 20, वो नंबर है 28, 28, वो नंबर है 50, वो नंबर है 82 और वो नंबर है 126। इन नंबर्स के ऊपर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसने पीक अटेन किया, पर ये जो पीक की वैल्यू है वो जो ये वैल्यू ऑब्टेन हुई है उनसे थोड़ी सी कम है। और ये जो नंबर्स हैं जिन पर वापस से हमें पीक अटेन हुआ, इन नंबर्स को हम कहते हैं मैजिक नंबर्स। दीज नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। ये आप याद भी रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैजिक नंबर। 20, 28, 50, 20, 28, 50, 82, 126, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मैजिक नंबर होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, मैजिक नंबर होते हैं। यहां तक बात क्लियर है? बोलो भी, यहां तक क्लियर है?
तो यहां से तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। एक तो पैकिंग फ्रैक्शन से, एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, एक बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे छोटे छोटे वन लाइनर टाइप के, कि ये वैल्यू होगी तो क्या होगा, अगर बाइंडिंग एटॉमिक मास इससे कम है तो क्या होगा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। एक और चीज मुझे तुम्हें करानी थी, वो क्या था, मैं एक बार देख लेता हूं, मैं दिमाग से निकल रहा है मेरे। हाँ, कल हमने पढ़ा था क्वाड्रिपोल मोमेंट, कल हमने बात की थी क्वाड्रिपोल मोमेंट की, मेरे दिमाग से निकल गया था कल वो, नोट कर लेना। कल हमने बात की थी क्वाड्रिपोल मोमेंट की, है ना, इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट की, इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट, क्वाड्रिपल मोमेंट, इसकी बात की हमने की थी। तो ये तो हमने देख लिया था कि इसका फॉर्मूला क्या आया था, वो सब चीजें हमें तो नहीं देखनी है। फॉर्मूला आया था 1/E, फिर आया था 3z² माइनस r² रो xyz dv, ये फॉर्मूला आया था। फिर हमने तीन शेप बनाई थी, ऑबलेट, प्रोलेट और एक बनाया था स्पेयर, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ क्वाड्रिपोल मोमेंट इज दैट ऑफ एरिया। तो इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशंस ऑफ क्यू, इसको हम क्यू से शो करते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ क्यू आर दैट ऑफ एरिया, दैट ऑफ एरिया। इसकी जो डायमेंशंस है वो एरिया के इक्वल होती है, क्योंकि आप एक एलिप्सॉइड बनाते हो तो उस एलिप्सॉइड का क्या बन जाता है, एरिया बन जाता है। और न्यूक्लियर फिजिक्स में इसकी जो डायमेंशन है, न्यूक्लियर फिजिक्स, इन न्यूक्लियर फिजिक्स area is measured in barn, in nuclear physics area is measured in barn, और 1 barn जो है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻28। 1 barn इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा आपसे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो यूनिट होता है बार्न दैट इज इक्वल्स टू एरिया। न्यूक्लियर फिजिक्स में एरिया को मेजर किया जाता है बार्न में, और 1 बार्न इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक बात? ये मैं कल आपको बताना भूल गया था, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा आज। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हमने डिस्कस किया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी को, उसके अलावा हमने डिस्कस किया पैकिंग फ्रैक्शन को, और एक ये क्वाड्रिपोल मोमेंट की हमने यूनिट डिस्कस की। ठीक, तो ऑलमोस्ट ये फिनिश हो गया।